गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 10। आज हम अपने अगले टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिसका जो टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। इसके बारे में हम लोग अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि जब दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस क्या हो, पैरेलली कनेक्टेड हो। पैरेलली कनेक्टेड का मतलब क्या, जो पोटेंशियल डिफरेंस हो कहाँ सेम हो, किसके बीच में, दो कॉमन पॉइंट के बीच में, यानी उसमें दो अलग अलग करंट जाए या दो से अधिक जितने रेसिस्टेंस है अलग अलग करंट उससे फ्लो करे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो जब क्या हो, रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड हो, तो उस समय में जो ये जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है क्या बताता है, क्या स्टेट करता है। तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल स्टेट्स दैट when two or more resistances are connected parallelly, then the reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of reciprocal of each individual resistance। यानी ये लॉ बताता है कि जब दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस क्या हो, पैरेलली कनेक्टेड हो, तो उन सब का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है उसका रेसिप्रोकल, ये जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है, इन सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे दो ही है, मान लेते तीन रेसिस्टेंस रहता, बना ही देते हैं हम लोग। जैसे ये एक रेसिस्टेंस बना देते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लेते एक रेसिस्टेंस होता, मान लेते कि ये वाला हमारा ये R1 होता, ये R2 होता और ये R3 होता। तो इसको हम लोग I3 कहते हैं, इसको I1 बोलते और इसको I2 बोलते। तो ऐसा जब कंडीशन हो कि ये तीन अलग अलग क्या है रेसिस्टेंस है, यहाँ पे I1 करंट आ रहा है, यहाँ पे I2 करंट इंटर कर रहा है, इसमें I3 करंट जा रहा है, सबका सम होकर के यहाँ पे I करंट बाहर निकल रहा है। ये पैरेलली कनेक्टेड है, तीनों जो रेसिस्टेंस है अपना, ये क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो ये जो लॉ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग्स में हम लोग क्या कह रहे हैं डिफिनीशन में कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है, 1/R, यानी इसका रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल यानी इसीलिए हम लोग क्या किया, 1/R कर दिया, रेसिप्रोकल किया हमने। क्योंकि अगर हम सीधा R लिखते हैं तो R का रेसिप्रोकल R/1 है, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/R, इसलिए हम लोग लिखे हैं 1/R। और इस लॉ के अनुसार क्या कह रहा है कि इंडिविजुअल जितने भी रेसिस्टेंस है उनके सम के इक्वल है। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक, ये होता है। अगर जितने भी रेसिस्टेंस होंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, बाकी सबका सम के इक्वल होगा। इसमें तो हम लोग तीन ही दिए थे इसलिए तीन लिखे, अगर ज्यादा होता तो ऐसे ऐसे डॉट डाल के छोड़ देते प्लस करके। ये अपना जो है ये बताया जाता है, मतलब लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन यही बता रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। ठीक, यहाँ पे इस पे हम लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 ओम था, यहाँ पे 6 ओम, मान लेते हैं कि R1 जो है अपना 4 ओम का है, R2 जो है वो अपना कितना का है, 5 ओम का है, R3 जो है 6 ओम का है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, तो इसमें क्या निकलेगा हमारा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6, इसका जो है सो हम लोग एडिशन कर लेंगे, फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे, फिर बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग। 1/R इज इक्वल टू, इन सब का एलसीएम लेंगे। तो जैसे कि हम लोग एलसीएम लेते हैं 4, 5, 6, यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 होगा, 5, 3 होगा, अब तो नहीं लगेगा ना, 4, 5 जा 20 और 23 जा 60 हो गया, ये 15 आ जाएगा यहाँ पे 12 और यहाँ पे अपना 10 आएगा। इन सब का जब सम करेंगे हम लोग कितना आएगा, 37/60। क्रॉस यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे 37 R इज इक्वल टू 60, तो R इज इक्वल टू 60/37, यही कुछ आएगा, पॉइंट में हमारा आंसर आएगा। ठीक,
या इतना ओम होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इस तरह से हमारे बुक में बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे जिसको हम लोग आसानी से इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमें सिर्फ इस लॉ को याद रखना है, ठीक। अब ये जो लॉ है, ये लॉ जो बताया गया है कि ये रेसिप्रोकल इसके सम के इक्वल होता है, इन सब के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है, ये कहाँ से आया? जैसे कि हम लोग सीरीज कनेक्शन में भी पढ़े थे कि क्या जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस था सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस था, तो उसका भी हम लोगों ने क्या निकाला था, डेरिवेशन किया था। तो यहाँ पे भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो अगला टॉपिक हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे? डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो डेरिवेशन के लिए जैसे कि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन में पढ़ रहे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल, इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं कि क्या होता है ये, कि पैरेलली कनेक्टेड होता है कहाँ पे, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू कॉमन पॉइंट, अक्रॉस द टू कॉमन, बिटवीन द टू कॉमन पॉइंट, नहीं टू कॉमन पॉइंट के बीच का जो होता है सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट करते हैं, लेट वी be the potential difference across the two common points A and B। ये हम लोग लेट कर लेते हैं, वो जो हमारा फिगर था उस फिगर के आधार पे हम लोग देखते हैं। देन क्या हो जाएगा अपना, देन फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एक छोटा सा वो बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह से है, हम लोग देख रहे हैं आई करंट है, यहाँ पे अलग अलग रेसिस्टेंस है। तब यहाँ पे फ्रॉम ओम्स लॉ जो होगा, फर्स्ट जो रेसिस्टेंस है उससे कौन सा करंट जाएगा, तो V इज इक्वल टू आई आर जाएगा। तो फ्रॉम द ओम्स लॉ करंट पासिंग थ्रू रेसिस्टेंस R1, हम लोग लिख सकते हैं करंट पासिंग थ्रू R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, I1 इज इक्वल टू V बाई R1। ये इक्वेशन अपना बन गया यहाँ पे। सिमिलरली करंट पासिंग थ्रू करंट रेसिस्टेंस R2 क्या हो जाएगा, तो I2 इज इक्वल टू V बाई
R2 हो जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन हमारा बन जा रहा है। सिमिलरली अगर हम थर्ड में भी देखते हैं तो थर्ड में I3 क्या हो जाएगा अपना, V/R3 हो जाएगा। ये 3 इक्वेशन हमारा यहाँ पे बन जा रहा है। ओम्स लॉ से फर्स्ट रेसिस्टेंस में कितना, कौन सा करंट जा रहा है, तो I1 करंट जा रहा है कितना, तो V/R1। सेकेंड में I2 करंट है कितना, तो वो V/R2। R3 I3 जो है थर्ड रेसिस्टेंस में है तो V/R3 करंट जा रहा है वहां पे, यानी कि करंट पासिंग थ्रू R3 इज इक्वल टू V/R3, करंट पासिंग थ्रू R2 इज इक्वल टू V/R2, करंट पासिंग थ्रू I1 इज इक्वल टू V/R1। ये हम लोगों ने 3 इक्वेशन बनाया। अब हम लोग देखें कि ये जो 3 रेसिस्टेंस है, जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्किट में अगर हम लोग रेसिस्टेंस को रिप्लेस करना चाहते हैं तो एक ऐसा रेसिस्टेंस रखते हैं जो इनका जगह ले ले, पूरा पूरी कंप्लीटली जितना रेसिस्टेंस ये लगाते हैं उतना रेसिस्टेंस वो अकेले ही लगाए, सेम मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो हम लोग देखते हैं कि इफ R इज द, अगर हम मान लेते हैं कि if R is the equivalent R is the equivalent resistance, then from Ohm's law the total current flowing through the circuit is, then from Ohm's law the total current flowing through the सर्किट इज, सर्किट से टोटल करंट जो फ्लो करेगा तो वो क्या होगा, I इज इक्वल टू, जैसे इसमें हम लोग किए हैं तो टोटल यहाँ पे ये सब R रेसिस्टेंस है, I करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। ये अपना फोर्थ इक्वेशन हो जा रहा है, नहीं यहाँ पे 4 इक्वेशन बन गया। ये R जो है सो क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। तो इस कंडीशन में हमारा जो I का वैल्यू आ रहा है V/R आ रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो करंट वापस आ रहा है, जो टोटल करंट कौन सा था ये तो हमें मालूम है नहीं, एंड वी हैव नोन, क्योंकि I करंट ये स्प्लिट करके अलग अलग जा रहा है तो वी हैव, हम लोगों को ये इस चीज का जानकारी है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हमारा एक इक्वेशन हमें पता है, क्योंकि ये सेम जो करंट है I करंट यही स्प्लिट कर रहा है, कि ये अपना फिफ्थ इक्वेशन हो जा रहा है। यानी यहाँ पे जो करंट है ये हमें मालूम है कि I करंट जो है वही अलग अलग जा रहा है, R1 में वो टूट के I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, इसमें I3 जा रहा है, यानी कि I जो है इसको अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो फिर से I हमारा यहाँ पे निकल रहा है, यानी कि I जो है तो क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये है अपना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा ये वाला जो इक्वेशन निकला है क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3 इन इक्वेशन 5। अब हम लोग ये जो इक्वेशन है हमारा बना हुआ, इस इक्वेशन में अगर ये वाला वैल्यू ये तीनों वैल्यू रखते हैं तब देखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3 इन इक्वेशन 5। I1, I2 एंड I3 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में जब हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं तो वी हैव, तो हमारा इक्वेशन 5 क्या हो जाता है, I इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब यहां पे एक पॉइंट हम लिखना छोड़ दिए, क्या, यहां पे हम ये भी लिख देते हैं कि I एंड I1, यहाँ पे जो 5 में I है तो I का वैल्यू तो हम इक्वेशन 4 से हमें मालूम है कि V/R होता है, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको बदल देते हैं,
यानी कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I, I1, I2 एंड I3 इन इक्वेशन 5। तो I का जो वैल्यू है 4 इक्वेशन से हमें क्या मालूम है, V बाई R। अब हम लोग देखते हैं, ये एक नया इक्वेशन हमारा बना, इसमें देखना कि V सब में कॉमन आ रहा है। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, V बाई आर इज इक्वल टू, यहां से V अगर कॉमन लेते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जा रहा है। यहाँ पे V जो है सो अपर पार्ट में, तो V दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचा अपना 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहीं से हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस जो है यहीं से आता है। हमें कैसे, हम लोगों ने देखा कि 3 अलग अलग रेसिस्टेंस में जितना करंट पास कर रहा है उन सब करंट को हम लोग पर्टिकुलरली फाइंड आउट कर लिए। जैसे कि I1 हम लोगों ने फाइंड किया V बाई R1, I2 फाइंड किया कि I2 इज इक्वल टू V बाई R2, और I3 जो था क्या था, I3 इज इक्वल टू V बाई R3 करके हम लोगों ने तीनों करंट फाइंड किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रखा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोगों ने क्या रखा, R। तो R रखा तो उस कंडीशन में I करंट फ्लो कर रहा था। तो जब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R था तो I करंट कितना हो जाएगा, तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट है वो क्या था, V था, तो V बाई आर हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई आर। और हमें इसमें पता है कि I इज इक्वल टू कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I3। बस हम लोगों ने I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 जो इक्वेशन था हमारा 5th इक्वेशन, उसमें हमने 1 2 3 4 से I का, I1 का, I2 का एंड I3 का वैल्यू पुट किया। फिर लास्टली यहाँ पे हम लोगों ने V को कॉमन ले लिया और लास्टली ये V और V कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहीं से इक्वेशन हमारा डिराइव होता है। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का था, जिसके बारे में हम लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रोसेस से। हमारा जो यहाँ पे इससे जो हमारा ये जो इस तरह का हम लोगों ने डेरिवेशन फाइंड किया, इससे हमें सिर्फ ये पता चलता है, क्या पता चलता है, अगर हम इसको कंक्लूजन पे ले जाना चाहे तो क्या होगा, समरी ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो हम लोग किए इसका, इस ऑब्जर्वेशन से समरी हमारा क्या आता है, तो वो हम लोग देखते हैं कि when 2 or more resistors are connected in parallel, the reciprocal of equivalent resistance of the combination of is equal to the sum of reciprocal of individual resistance है, जो कि हमारा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल स्टेट करता है, वही चीज है। उसके बाद इसमें समरी में हमें क्या फाइंड पता चला, द करेंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेसिस्टेंस। जो भी करंट रेसिस्टर से पास कर रहा है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किससे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच रेसिस्टर। ठीक है, अगर हायर रेसिस्टेंस होगा, नहीं, thus the higher resistance of resistor lower will be the current flowing through, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर रेसिस्टेंस हाई है, हायर रेसिस्टेंस है तो करंट लो फ्लो करेगा, रेसिस्टेंस लो है तो करंट हाई फ्लो करेगा। इस ऑब्जर्वेशन से हमें समरी में ये पता चलता है। उसके बाद टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेसिस्टर। जितने भी रेसिस्टर्स हैं उन सारे रेसिस्टेंस से जो करंट पास कर रहे हैं उन सभी रेसिस्टर्स के से पास होने वाले करंट का सम जो है टोटल करंट के इक्वल होगा। और एक पॉइंट ये भी आ सकता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज सेम एंड इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। यानी जितने रेसिस्टर्स में जो वोल्टेज होते हैं इस पैरेलल कंडीशन में, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सब जगह सेम होता है। कितना होता है, तो जितना सर्किट में वोल्टेज अप्लाई किया गया रहता है उतना ही वोल्टेज सारे रेसिस्टर पे होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं
किस तरह से हमारे हाउस में कनेक्ट होते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो होते हैं हाउस में किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, उसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे देखिए, ऑल डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जनरली जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं हमारे हाउस वायरिंग में, वो सारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, तो क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा जाता है, कि इसको सीरीज में क्यों नहीं रखा जाता, इसके बारे में कुछ तो पॉइंट होगा। तो हम लोग इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि ये जनरली जो अप्लायंस को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है उसका क्या सब कारण है। तो फर्स्ट जो हमारा रीजन है, फर्स्ट रीजन क्या है, ईच सर्किट विल हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस which is equal to the potential difference in the supply line. As a result, each electrical appliance will work under constant voltage. यहाँ पे इसलिए लगाया जाता है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं सब एक कांस्टेंट वोल्टेज पे वर्क करे, इसीलिए पैरेलल में ही लगाया जाता है, जो कि सीरीज में संभव नहीं है। सब में कांस्टेंट वोल्टेज नहीं होगा। हम लोग सीरीज कनेक्शन में करेंगे तो अलग अलग रेसिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, अलग अलग वोल्टेज हो जाएगा, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या है, इस सेम वोल्टेज में सारा रेसिस्टेंस वर्क करता है। यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सभी जो है एक तरह से रेसिस्टेंस है, तो वो सभी क्या होगा, सेम वोल्टेज पे वर्क करेगा, कांस्टेंट वोल्टेज पे, इसलिए इसको पैरेलल कनेक्शन में किया जाता है। दूसरा फैक्ट है कि each circuit will have the same potential difference which is equal to the potential difference in the supply line। ये हम लोग पढ़े हैं नहीं। अगला पॉइंट है, when two or more appliances are used in the same time, each appliance will be able to draw the current as needed. The appliances having low resistance will draw higher current and those having high resistance will draw a smaller current. इसलिए पैरेलल कनेक्शन किया जाता है हमारे हाउस में कि जो भी अप्लायंसेस होते हैं तो सब जो है सो अपने जरूरत के अनुसार क्या करें, अपने जरूरत के अनुसार करंट जो है सो वो ड्रॉ कर सकते हैं। जिसका रेसिस्टेंस लो हो ज्यादा से ज्यादा करंट कर सकता है ड्रॉ, जिसका रेसिस्टेंस हाई होगा कम करंट को ड्रॉ करेगा। तो इसलिए उसको पैरेलली लगाया जाता है, कि जो कि सीरीज में पॉसिबल नहीं है। तीसरा, व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट आर इन पैरेलल देन ईच सर्किट ऑपरेट्स सेपरेटली। जब पैरेलली होता है तो जितने भी सर्किट में डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट आर पैरेलल देन ईच सर्किट ऑपरेट सेपरेटली, जितने भी सर्किट होते हैं वो सेपरेटली वर्क करते हैं। सो इफ वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट गेट ओवरलोडेड, अगर उसमें से कोई एक, सब सेपरेटली वर्क करते हैं, अगर कोई एक उसमें ओवरलोडेड हो जाता है तो ओनली द फ्यूज इन दैट सर्किट विल बी ब्लोन ऑफ। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सब सेपरेटली अपना वर्क कर रहा है, तो अगर कोई ओवरलोड हो जा रहा है तो उसी का जो फ्यूज है वो कट ऑफ होगा, बाकी सब अपना सप्लाई चालू रहेगा। द अदर डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट विल रिमेन अनइफेक्टिव। तो ऐसा कंडीशन, ये तीन बातों की वजह से, जनरली बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वैसे तीन फैक्ट्स जो है सो हम लोगों के लिए सफिशिएंट है 10th स्टैंडर्ड के लिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हाउस में क्यों किया जाता है। पहला तो ये हो गया कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिससे सब कांस्टेंट वोल्टेज के अंतर्गत सारे अप्लायंसेस वर्क करते हैं। दूसरा, इस वजह से कि जिसको जितना करंट की जरूरत होती है उतना ही वो करंट ड्रॉ करे, इसलिए उसको पैरेलल कनेक्शन में किया जाता है, ताकि वो जो है सो कोई दिक्कत उसमें ना हो, करंट मतलब अप्लायंस को वर्क करने में। तीसरा, इसलिए कि सर्किट सेपरेटली यहाँ पे वर्क करता है, पैरेलल में सर्किट जो है सेपरेटली वर्क करता है। अगर ओवरलोडिंग हो जाता है किसी एक
सर्किट में, तो उसी सर्किट का जो है सो फ्यूज ऑफ होगा, बाकी सब सप्लाई चलता रहेगा। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं है, किसी एक का अगर फ्यूज ऑफ हो गया तो सारा जो है डेड हो जाएगा, कोई भी वर्क नहीं करेगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो टॉपिक है कि करंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल्स। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में हम लोग देखे थे कि इस तरह से हम लोग देखे थे कि देखते हैं ये एक करंट है, दो पार्ट में बट गया, I1 है ना I2 में। तो यहाँ पे हमें इस अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमें यही पता करना है कि कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये जो करंट डिस्ट्रीब्यूट है, आई करंट I1 और I2 कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो हम इसको, इस हेडिंग को मिटाते हैं। ये एक सर्किट हमने ड्रॉ कर दिया जहां पे ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव टर्मिनल है। ये एक बैटरी सेल का हो या बैटरी को सेल ही होगा, ये एक सेल जुड़ा हुआ है, यहाँ से आई करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे पॉइंट जो है, इस पॉइंट के ए पॉइंट और यहाँ पे जो पॉइंट है बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो है तो हमें दिया हुआ है। यहाँ पे I1 करंट जा रहा है, यहाँ पे I2 करंट जा रहा है। नहीं तो देखिए, लेट द टू रेसिस्टर्स, यहाँ पे हम लोग दो रेसिस्टर ले रहे हैं, कौन कौन, R1 एंड R2 रेसिस्टर ले रहे हैं। नहीं, कनेक्टेड इन पैरेलल, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, जिसमें I1 जो है करंट R1 में जा रहा है, I2 करंट R2 में जा रहा है। इन दोनों में इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सेपरेटली। देन टोटल करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल करंट क्या है, क्योंकि आई करंट है तो आई करंट का ही डिस्ट्रीब्यूशन है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है। दो रेसिस्टेंस R1 और R2 पैरेलली कनेक्टेड है, जिसमें R1 में I1 करंट जा रहा है, R2 में I2 करंट जा रहा है। लेकिन यहाँ से जो हमारा ये जो सोर्स है, यहाँ से जो करंट निकल रहा है, ये जो फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, जो यहाँ पे आकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, यानी करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे आई टोटल करंट क्या है, I1 प्लस I2। तो यहाँ पे हम लोग जो पिछले टॉपिक में पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है सब में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, सेम पोटेंशियल में वर्क ये करते हैं। ये अगर V पे करे तो ये भी V पे ही कर रहा है। तो हम लोग इसको अगर हम लोग लिखना चाहे, ईच रेसिस्टेंस इज अंडर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सो फ्रॉम द ओम्स लॉ, यहाँ पे ईच रेसिस्टेंस is under the same potential difference, नहीं, so from Ohm's लॉ से तब क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, करंट इनटू रेसिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं, करंट को I से करते हैं, इसको R से करते हैं। नहीं तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं तो ये तो हमारा टोटल वाला हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 एंड VA, यहाँ पे जो है VA माइनस V2 हो जाएगा VB। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कैसे, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के डिफिनेशन के अनुसार दो पॉइंट के बीच का VA माइनस VB इज इक्वल टू I1 R1, ये हो जाएगा पॉइंट ए पे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है।
सिमिलरली अगर हम लोग निकालते हैं बी पॉइंट पे तो बी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I2 मल्टीप्लाई R1 R2, ये हो जाएगा अपना थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से अगर हम लोग देखते हैं कि भी ए माइनस भी बी, नहीं, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करें तो भी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू I1 R2, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो V यानी ये दोनों इक्वल हो गया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो इक्वल है, बी ए माइनस बी बी इसमें भी है, बी ए माइनस बी बी इसमें है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी हैव, हमें क्या मिला कि ये तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे है, इसका मतलब I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है। तो इससे हम लोगों को I2 अगर निकालना हो तो हम I1 पहले निकालते हैं। I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 R2 बाई R1, और सेम अगर हमें क्या निकालना हो, I2 निकालना हो तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 R1 बाई R2, क्या हो जाएगा, I1 R1 बाई R2। ये हमारा दो इक्वेशन बना। यानी कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो हम लोग देखेंगे कि अगर इसमें करंट कितना जा रहा है, तो इसमें जो I करंट है कितना जा रहा है, I करंट प्रोडक्ट ऑफ I2 एंड R2 डिवाइडेड बाय R1, इतना करंट जो है सो I1 करंट है। I2 कितना है, इन दोनों का प्रोडक्ट का को इस रेसिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो I2 करंट निकलेगा। यानी कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये न्यूमेरिकली अगर हम निकालेंगे ये फाइंड होगा। इस पर में हमें बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन दोनों पे क्वेश्चन पे बनेगा। अगर I1 करंट निकालना है तो आप सीधा ये बात ध्यान में रखेंगे कि हमें R2 एंड I2 को देखना है। I2 मल्टीप्लाई कर देंगे बाय में जिसका फाइंड करना है उसका रेसिस्टेंस, I1 फाइंड करना है तो R1। अगर I2 निकालना है तो इसका ठीक इनवर्स वाला करेंगे, जो उल्टा I1 मल्टीप्लाई R1 डिवाइडेड बाय R2। जो फाइंड करना है ध्यान में रखेंगे, उसका रेसिस्टेंस नीचे में लिखेंगे। ठीक, इन दोनों फॉर्मूला पे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों का बन सकता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमें पूछता है कि किस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम लोग ये फॉर्मूला दोनों याद रखेंगे, तो हम आसानी से इससे जो भी न्यूमेरिकल आ रहा है हमारे 10th में, वो न्यूमेरिकल को हम इस तरह इस करंट के बेस पे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जहां पे अगर पर्टिकुलर रेसिस्टेंस दिया गया हो तब इस कंडीशन में हम लोग इस तरह का ये निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें अभी इसमें और कुछ डिराइव करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये I2 वाला जो है इसको इक्वेशन 4 बना देते हैं। इसको क्या बनाते हैं, इक्वेशन 4 बनाते हैं। अब हमें यहाँ पे इक्वेशन 4 तो मिल गया, नहीं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I2 फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में I2 का वैल्यू हमें मिला, नहीं, इन इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हम लोग I2 का वैल्यू अगर पुट कर दें तो क्या होगा, तो हम लोग इसको लिखते हैं पर्टिकुलर रेसिस्टेंस और करंट दिया हो तब जो करंट निकालना, तो इस दोनों फॉर्मूला से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए आगे जो है हम लोग देख रहे हैं, इक्वेशन 1 में I2 का वैल्यू इक्वेशन 4 से रखने पे क्या होता है हमारा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, I1 R1 डिवाइडेड बाई R2। इस तरह से हम लोग निकाला। ये एक इक्वेशन हमारा बन रहा है।
इस इक्वेशन का हम लोग नेम रख देते हैं फिफ्थ इक्वेशन। ठीक, इसी तरीका से अगर हमको ये फाइंड करना है, सॉरी इसको अभी इक्वेशन हम लोग नहीं लेट करेंगे, अभी इसमें हमें कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो I1 प्लस R1 हो गया, I1 प्लस R1, I इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, I1 प्लस I1 R1 बाई R2, ये हो जाएगा अपना। फिर हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों में यहाँ पे अगर 1 हम लोग लिख लेते हैं तो क्या हो जा रहा है, I1 दोनों में कॉमन आ जा रहा है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस R1 R2, नहीं ये अपना आ जाएगा। अगर इसका हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, I1 R2 प्लस R1 बाई R2, इस तरह से। ओवरऑल में अगर हम लोग लिखना चाहे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 मल्टीप्लाई R1 प्लस R2 बाई R2, ये अपना फिफ्थ इक्वेशन बन रहा है कि I करंट जो हो जाएगा इस तरह से, सम ऑफ द रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय द जो रेसिस्टेंस है R2 हो जाएगा, ये अपना फिफ्थ इक्वेशन हो जा रहा है। अगर सिक्स इक्वेशन हम लोग फाइंड करना चाहें, अगर पर्टिकुलरली I करंट फाइंड करना हो, हमें कौन सा करंट फाइंड करना हो, I करंट, तो I1, अगर हम इसी से I1 निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, I R2 बाई R1 प्लस R2, ये अपना सिक्स इक्वेशन बन जा रहा है। ये सारा फॉर्मूला जितने भी स्टेप्स हैं इनका, ये सारा ही एक फॉर्मूला है। अब हमें एक नया इक्वेशन मिला, 5 एंड 6 मिला, 4 इक्वेशन हम लोगों ने ये लिखा हुआ था। अब इक्वेशन 4 एंड 5 हम लोग देखते हैं कि 4 में I2 इज इक्वल टू दिस एंड I1 इज इक्वल टू दिस, हम लोगों को मालूम है 4 एंड 5 से। अब इक्वेशन 6 से इक्वेशन 4 में अगर हम वैल्यू पुट कर दें, क्या करें, वैल्यू पुट करें, I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1, I1 का जो वैल्यू है अपना वो क्या है, I1 हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, IR2 बाई R1 प्लस R2, इधर क्या बचा, R1 बाई R2, ये बचा R2 और R2 कैंसिल हो गया, इससे क्या हमारा बना R1 प्लस R2, यानी I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 बाई R1 प्लस R2, ये अपना I2 करंट निकल गया। जैसे यहाँ पे I1 हम लोगों का 6 इक्वेशन में निकला, I2 बराबर क्या निकल गया, ये। तो वो इस तरह से हम लोग आसानी से, अगर सिर्फ रेसिस्टेंस और करंट दिया हुआ है तो दूसरा करंट जो है तो हम लोग आसानी से इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। आई डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हो, ये हमारा मेन फॉर्मूला। अगर वहां पे जो 3 एंड 4 इक्वेशन हम लोग बनाए थे I1 I2 का, उससे भी हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं और इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, इन दोनों से भी। I1 इज इक्वल टू IR2 बाय सम ऑफ रेसिस्टेंस, I2 इज इक्वल टू IR1 बाय सम ऑफ रेसिस्टेंस। तो आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें।